अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस मौसम से भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, क्योंकि जब बारिश बरसती है तो मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो जाता है। तो उसके भी जो एहतियातें हम आपको बताते हैं मौसम के हवाले से, वो भी ज़रूर कीजिएगा। अभी मौसम के हवाले से मैं बात नहीं करूँगी, अभी मैं बच्चों के हवाले से, कुछ सातिज़ा, कुछ वालिदैन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अक्सर जो सातिज़ा अहाता के वालिदैन भी ये शिकवा करते हुए हमें नज़र आते हैं कि बच्चा पढ़ाई में तेज़ नहीं है। ऐसे सातिज़ा और वालिदैन के लिए एक मसल है कि तेज़ होते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। तो कोई भी तालिब इल्म, चाहे वो किसी भी जमात में हो, जब तक जिस्मानी तौर पर फ़िट नहीं होगा ना, उस वक्त तो वो बेहतर तालीम हासिल नहीं कर सकता। एक सेइंग है ना इंग्लिश में कि अगर आप जिस्मानी तौर पर फ़िट है ना, आप परफेक्ट बॉडी हैव परफेक्ट माइंड। तो इसका यही मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी सही है, फ़िट है, तभी आप यहाँ से भी फ़िट रहेंगे। जिस्म को फ़िट रखने के लिए ना वर्जिश एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है, और जिस्मानी वर्जिश का ताल्लुक़ बिला वास्ता खेलों से ही होता है, क्योंकि फ़िटनेस के हवाले से ये कौल बड़ा मशहूर है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होते हैं ना, उनके हस्पताल वीरान होते हैं, और जिस मुल्क के खेल मैदान जो है वो वीरान होते हैं, उनके हस्पताल आबाद होते हैं। और यही वजह है कि किसी भी मुआशरे में एकेडमिक एजुकेशन की तरह फ़िज़िकल एजुकेशन के कलीदी किरदार को भी तस्लीम किया जा सकता है। अब जिस तरह निसाबी तालीम ज़हनी और सलाहियतें और बेहतर किरदार परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है ना, इसी तरह जिस्मानी तालीम नौजवानों में नज़्म व नस्क, एहसास, ज़िम्मेदारी, कायदाना सलाहियतों के लिए एक राह भी उनकी हमवार करती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको शऊर दिलवाना इन चीज़ों का। तो ये तो हमारा आज का पैगाम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। बताया जाता है कि पाकिस्तान में हर चौथा बालिग शख्स हड्डियों की कमज़ोरी जैसे मसाइल का शिकार है। एक रिसर्च आई है जिसके मुताबिक ख़ातीन में ये शरह और भी ज़्यादा होती जा रही है, जहाँ 40 साल से ज़ायद उम्र की 65% ख़ातीन को ऑस्टियोपोरोसिस का सामना होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 90 लाख से ज़ायद अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या रोज़मर्रा ख़ुराक, ख़ास तौर पर फल जो हम लोग खा रहे होते हैं, वो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में कितना हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए ईशल साकिब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। तो उनसे बात करते हैं। ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, आज हमने बात करनी है विच फ्रूट्स और फूड्स आर बेटर फॉर बोन हेल्थ। अब जैसे ये रिसेंट हमारी एक रिसर्च आई है कि जिसमें 90 लाख लोग हैं, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो वो इस बीमारी का शिकार हैं, जिनमें डिफरेंट बीमारियां आ जाती हैं, डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं बोन से रिलेटेड। ओवरऑल अगर हमने अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको मजबूत करना है, तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? ओके सबसे पहले जिस तरह ये रिसर्च है उसमें मेंशन किया गया कि बड़े ये जो है एल्डरली पीपल जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इनमें मेजर इश्यूज़ होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपेनिया होता है, यानी कि हड्डियाँ कह लें कि जिस तरह भुरभुरी हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, अगर आप गिर जाएँ तो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कंडीशन होती है एडल्ट में ज़्यादा, और इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एक सर्टन टाइम के बाद न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम हो जाती है। जब हम बच्चे होते हैं उस एज में हमारी बोन्स की जो है प्रोडक्शन अच्छे से हो रही होती है, सारी फॉर्मेशन हो रही होती है, वो टाइम बहुत क्रिटिकल होता है हमारी बोन हेल्थ के लिए। तो अगर हम उस वक्त अच्छी डाइट ले लेते हैं तो इन लॉन्गर रन हमें प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन जिस तरह बाय द टाइम लड़की जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक औरत की बात की जाए, वो अपने लेट 30s या अर्ली 40s में एंटर होती है, तो उसकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि मेनोपॉज हो जाता है, इस स्टेज से गुजर रही होती है, तो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि कैल्शियम हमें फिर ज़्यादा लेनी पड़ती है, और उसके एब्जॉर्प्शन को ज़रा यकीनी बनाना पड़ता है थ्रू डिफरेंट थिंग्स।
तो उसमें ये होता है, और इस तरह मर्दों में भी ये है कि उनमें ज़रा थोड़ा सा लेट ख़वातीन की निस्बत, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड। तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं जो आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं। उसमें सबसे पहले तो दूध है। दूध बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली पावर हाउस है कैल्शियम का, और दूध के साथ साथ जो चीज़ लवर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि चीज़ इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स। बेशक वो प्रोसेस्ड हो, बेशक वो होममेड हो, उसमें फिर भी कैल्शियम है। शर्त ये कि वो दूध से ही बनी हो। कुछ इंडस्ट्रीज़ में जनरली इस तरह डेयरी का इस्तेमाल नहीं होता, तो दूध से बनी होनी चाहिए। घर में जिस तरह हम पनीर यूज़ करते हैं, टोफू यूज़ करते हैं, और भी कोई चीज़ के जो भी आपके सोर्सेज हैं, मोज़रेला, चैडर, हर किसी में कैल्शियम मौजूद है। चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें। एक तो प्रोबायोटिक है, हमारे गट को बहुत अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उसमें आलू बुखारा है, जिसे हम ड्राइड फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रून्स कहते हैं उन्हें। तो बेसिकली हमें ना न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत सिर्फ कैल्शियम की नहीं होती। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करवाने में मैग्नीशियम का भी रोल है, उसमें विटामिन सी का भी रोल है। तो हमें हर चीज़ को साइड बाय साइड लेके चलना होता है। जिस तरह दूध में कैल्शियम बहुत अच्छी मौजूद है, तो हमें कोई इस तरह के साथ में फ्रूट्स भी लेने चाहिए जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, जिसमें ग्रेप फ्रूट भी हो सकता है। इंजीर एक बहुत अच्छा सोर्स है, इंजीर आप खाएँ तो उसमें मैग्नीशियम भी है, विटामिन सी भी है, ट्रेसेस ऑफ आयरन एंड कैल्शियम भी है, तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप ग्रेप फ्रूट खा लें। उसके अलावा पाइनएप्पल में बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो ये फ्रूट्स में ये हो गया कि विटामिन सी इसमें ज़्यादा है, तो वो विटामिन सी डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है मिल्क की एब्जॉर्प्शन में, तो वो अच्छा आपकी बहुत हेल्थ अच्छा के लिए हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ये तो नहीं हम कर सकते ना कि सिर्फ फ्रूट्स ही खाते जाएं और उसी से हम लोग समझें कि जी हमारी जो अब्जॉर्प्शन है या फिर हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। नहीं, बिल्कुल फ्रूट्स नहीं, हर फूड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। हमें अक्सर लगता है कि शायद हड्डियों का प्रॉब्लम है तो खाली दूध भी पिएंगे। हाँ, तो इस तरह नहीं है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होती हैं, फिर उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपको हर फूड ग्रुप चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोन्स का प्रॉब्लम है तो आपने होल व्हीट ब्रेड नहीं खानी, वो भी रिकमेंडेड है। सीड्स भी रिकमेंडेड है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीड्स है, पम्पकिन सीड्स। उसके अलावा सेसमी सीड्स, जिन्हें तिल कहते हैं, वो कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं, वेरी हाई इन कैल्शियम। तो उसको अक्सर लोगों को समझ नहीं आती खाना किस तरह है, तो उसको सैलड्स में आप ऊपर से ड्रिजल कर लें, थोड़ा सा डाल लें, स्प्रिंकल कर लें, और आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी हाई इन कैल्शियम। तो आपको इसको इनकॉर्पोरेट करना आना चाहिए। इस तरह सीड्स हैं तो पम्पकिन सीड्स भी हो सकते हैं, सेसमी, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं हमारी बोन्स के लिए, हमारे बोन मैरो के लिए। उसके अलावा मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं फ्लैक्स सीड्स। तो उसमें ये होता है कि आप नट क्रैकर्स लेने स्टार्ट कर दें। उसमें ये होता है कि आप 4 नट्स का ब्लेंड बना के उसमें हल्का सा हनी ड्रिजल करके उसे आप चाहे बेक कर लें, बस वो थोड़े से क्रैकर की फॉर्म में आ रहे, सब बिस्किट्स होते हैं। तो एक ये होता है कि आपकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाती है मीठे की, और सेकेंड ये होता है क्योंकि वो बिस्किट है तो वो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, इवन बालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई और प्रॉब्लम्स हैं, इवन लड़के लड़कियां दोनों के लिए एसेंशियल है। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद जैसा पंजीरी होती है, ये जो हम नट्स का बनाते हैं, लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है कि हमने सिर्फ औरतों को देनी है। वेराज इस तरह नहीं है, वो नट्स का मिक्सचर है, वो कोई भी खा सकता है, जेंडर्स डिफाइंड नहीं है उसमें कि नट्स कौन सा जेंडर लेगा। तो इसी तरह ही कैल्शियम में ज़रा वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, खवातीन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम लॉस हो जाता है, फिर ब्लड लॉस और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से ज़रा खवातीन को करने के लिए वो ज़्यादा किया जाता है कि आप खाएं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये ख़ासतौर पे जो ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की हड्डियों की बीमारी है, ज़्यादातर हमारी जो 40 से अबव खवातीन होती हैं उनमें ज़्यादा ये पाई जाती है, जब मेनोपॉज शुरू हो जाते हैं या उससे पहले भी। आजकल तो मेरे तो ख्याल है कि जवानों में भी ये हड्डियों के प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, घुटनों के और ये सारी चीज़ें आती जा रही हैं। तो अगर हम लोग 40 से अबव बात करें तो उन खासतर जो ब्रैकेट में ख़वातीन आती हैं उनके लिए आप क्या बताएंगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें कौन सी ऐसी चीज़ें खानी है जो उनकी लाइफस्टाइल का भी हिस्सा हो और उनको इन तमाम तर, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डियों का कोई मसला उनको चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होना शुरू हो जाए? अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कैल्शियम, जो कि दूध से, चीज़ से, टोफू से मिल रही है, रोज़ पी सकते हैं। बिल्कुल रोज़ ले सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो चाय ले रहे हैं, क्योंकि चाय में डिफरेंट फॉर्म्स होती है, एक तो चाय होती है कि
कहवे के ऊपर से आप दूध ऐड कर दें तो दैट इज़ वेरी गुड, कि मतलब जिस तरह दम वाली चाय जिसको कहते हैं, तो उसमें दूध की कॉम्पोजिशन भी इंटैक्ट रहती है और टी के भी जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करेगा, इतना ज़्यादा नहीं। इसी तरह ही जो है हमें नॉर्मल जो फूड ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा जो इनकॉर्पोरेट करने हैं, वो दूध ज़रूर कंज्यूम करने हैं। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम कहते हैं डेयरी है, दूध और चाय सेम चीज़ है, वेराज इस तरह नहीं है, कंपोनेंट्स का थोड़ा फ़र्क होता है। दूध जो है वो आप 3 कप्स अ डे, जो बेसिकली वो एडल्ट्स को रिकमेंडेड होते हैं। दूसरा ये तो चले खवातीन के हवाले से होगी ना, बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं जी हड्डियों में दर्द हो रही है, और उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा, बच्चे भी ये सब चीज़ें खा सकते हैं क्योंकि जो डाइट है, क्योंकि हम लोग नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, कोई इस तरह का आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, तो बच्चे और बड़े इवन बूढ़े सब इन सोर्सेज को ले सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि बच्चे तो हाई फैट भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े जनरली जो 40s में होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो स्किम्ड ले लें मिल्क। तो मतलब दूध के 3 फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है लो फैट, एक स्किम्ड होता है, एंड देन हाई फैट नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल जो होता है, अब हाई फैट में जो होती है उसके अंदर क्रीम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको रिमूव करवा देते हैं, स्किम करवा देते हैं तो एडल्ट्स में। वेराज बच्चे जो हैं वो कंज्यूम करें, उनके लिए तो गुड फैट्स है, बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बच्चे भी ना कंज्यूम करें, बिकॉज चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है आजकल, ज़्यादा बच्चों में हो रही है, तो इसीलिए प्रिवेंट करना है हमने हर उस चीज़ को, हमने बैलेंस लेके चलना है हर मील में। इसी तरह ही बच्चे जो है फ्रूट्स में भी इंजीर जो है कॉन्स्टिपेशन बस्टर है, कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छा रिजॉल्व करती है, तो इंजीर बच्चों को दीजिए। अक्सर बच्चे जनरली नहीं जाते, उस तरह नहीं टॉयलेट यूज़ करते, और उन्हें ऑब्वियसली खेल कूद में पता नहीं लगता और कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, ये पानी का इंटेक अच्छा नहीं होता, ये फाइबर नहीं अच्छा लेते, तो उसमें ये कि इंजीर एक बड़ा अच्छा सोर्स है कि आप बच्चे अगर कंज्यूम करें उनकी बोन्स भी बहुत अच्छी रहेंगी। इसी तरह ही नट्स जो हैं बच्चों को लाजमी, एक तो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वैसे भी बादाम उनको डेली देने चाहिए लाजमी। तो जो बहुत छोटा बच्चा है, जो इतना ज़्यादा नहीं जो लाइक करते हैं, उनको आप थोड़ा सा क्रश करके भी, सोक करके क्रश करके भी दे सकते हैं, सो दैट उनको ज़रा पेस्ट फॉर्म में बना के, थोड़े बड़े हो गए तो आप वैसे ले सकते हैं। पील्स आप रिमूव कर दे, विद पील्स भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कंडीशन कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती। बहुत गुड फैट है, प्लस बोन हेल्थ में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। इस तरह नट्स के और भी सोर्सेज हैं, वो भी आप लें, जिससे मैंने सीड्स बताया था, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स यानी तिल, और जो ये सारे जो बीज होते हैं, कद्दू के बीज और इस तरह की ये सब चीज़ें जो हैं कंज्यूम करना ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी इक्वली। अगर बच्चे नहीं भी करते हैं उस फॉर्म में, तो आप उसको क्रश करके उसका पाउडर फॉर्म बना के तो उनके मिल्क में डाल के दे सकते हैं। डिफरेंट आजकल तो इतनी आसानी हो गई हुई है कि आप बच्चों को खिलाना बड़ा इजी हो गया हुआ है, और ऑन द अदर साइड कि उनको खिलाना मुश्किल भी हो गया हुआ है कि अगर वो अपीलिंग ना करे, वो चीज़ टेस्टी ना हो, तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसलिए उनके लिए अपील करना सबसे पहले कि उनकी आंखों को वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो वो चीज़ भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी, हम बोन हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, फूड हैं ख़ास तौर पर जो कि हमारी बोन्स के लिए अच्छे हो सकते हैं। ईशल आपको थैंक यू कहते हैं कि आप आई और इसके ऊपर बात की। जनाब, आप कुछ बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं, और क्या कम सरमाया होना कामयाबी की राह में रुकावट है? हरगिज़ नहीं है। हकीकत यह है कि बड़े कारोबार छोटे ख्वाबों से नहीं बल्कि छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आज के तेज़ रफ्तार दौर में अगर आपके पास महारत है, आपके पास जज्बा है, और आपका मेहनत आप कर सकते हैं और हौसला आपका बुलंद है, तो सिर्फ चंद हज़ार रुपए से भी ऐसा कारोबार शुरू किया जा सकता है जो ना सिर्फ आपको रोज़गार देगा बल्कि दूसरों के लिए भी मौके पैदा करेगा। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि उन सस्ते और आसान कारोबारी आइडियाज़ पर जो कम खर्च, कम रिस्क और ज़्यादा मुनाफे के साथ आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आप ज़रूर जो है ना ये वाला सेगमेंट देखिएगा, जिसमें शायद आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया क्लिक कर जाए जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। तो इसमें बात करने के लिए हमारे साथ इमरान चीमा साहब मौजूद है, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और मुख्तलिफ बिजनेसेस वो चला रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में हम लोग किस तरह के बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं। तो इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की कितनी एक साइड पे लोग कहते हैं जी हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, दूसरी साइड पे लोग कहते हैं जी नौकरियां हैं लेकिन स्किल्स नहीं है बच्चों के पास।
तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ हैं कि एटलीस्ट हम बच्चों को ऐसे आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकें जो अपने लिए वो कर सकें और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या स्मॉल बिजनेस करना यहाँ पर कारआमद साबित हो सकता है पाकिस्तान में? यकीनन दुनिया में अब जो दुनिया ग्रो कर रही है उसमें स्मॉल बिजनेसेस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो बिग इंटरप्राइजेज हैं, जो बड़ी कंपनीज बनती हैं जी, वो उनके जो गोल्स हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये छोटा छोटा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और ये पाकिस्तान जैसे इंडिया है या पाकिस्तान, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट की जो रीजन है, यहाँ पे लोग बड़े स्किल्ड हैं और डिफरेंट रीजन्स के अंदर जैसे गांव देहात में या छोटे शहरों में लोग अपनी टेरिटरी के अंदर स्मॉल बिजनेसेस कर सकते हैं और फिर वहाँ के लोगों को एम्पावर कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब्स क्रिएशन होगी। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट लेवल पे तो कोशिश की जा रही है, और अगर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आके अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करे तो हम छोटे शहरों में लोगों को एम्पावर करें, तो ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है स्मॉल बिजनेसेस वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्या किसी भी बिज़नेस के लिए या स्मॉल बिज़नेस भी अगर किसी ने करना है तो क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया होना आपके पास ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास होना ज़रूरी है, तभी जाके आप कोई बिज़नेस या कोई छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं? देखें, आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ये बात बिल्कुल सच थी। अच्छा। क्योंकि अगर आपने एक शॉप भी ओपन करनी है या कोई भी आपने छोटा मोटा कारोबार करना है तो उसकी मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता था, क्योंकि मार्केटिंग के जो चैनल्स थे वो लिमिटेड थे। जैसे प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, और यहीं पे मार्केटिंग आप कर सकते थे। यहाँ पे लोग इश्तिहारात प्रिंट करते थे और वो लगाते थे या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पम्फलेट वगैरह। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब हर बंदे के हाथ में एक टूल है जिसे मोबाइल फ़ोन कहा जाता है, तो कंटेंट क्रिएशन जो है वो सबसे बड़ी मार्केटिंग है आजकल। तो आज के दौर में आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे हम छोटे कारोबारी हजरात को देखते हैं, वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे आके अपना काम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इवन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक मोबाइल शॉप है फॉर एग्जांपल किसी की भी मार्केट के अंदर, तो वो जो मोबाइल शॉप है वो बस टिकटॉक के थ्रू वो आई थिंक वो अपनी मार्केट का सबसे बड़ा सेलर है। अच्छा, क्योंकि टिकटॉक के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, अवेयरनेस के थ्रू फिर वो वहाँ पे रिव्यू देता है डिफरेंट मोबाइल एक्सेसरीज का और मोबाइल फोन्स का, और उसकी टारगेट ऑडियंस कितनी ज़्यादा हो गई। यस, तो आजकल जो है ना ये सरमाया चाहिए हमें, सरमाए से ज़्यादा आजकल हमें आइडिया चाहिए कि हमें बिजनेस करना क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आपको लगता है कि ये बिज़नेस की वाकई ही मार्केट में डिमांड है और या कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अच्छा, एंड देन फिर हमें उसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम इसको लोगों तक कैसे अपना पैगाम पहुँचाएंगे, और उसके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है कंटेंट। तो आजकल कंटेंट के थ्रू अगर आप लोगों तक पहुँच सकते हैं और आपके पास ये स्किल है कंटेंट बनाने की, अगर नहीं है तो आप किसी को इस अपने साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी के साथ, ताकि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। तो आई थिंक आजकल सरमाया, जो पहले एक टाइम पे हमारी जो एक रिक्वायरमेंट होती थी कि बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए, बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि आजकल क्योंकि रीजनिंग दी जाती थी ना कि जी इतने लाखों रुपए हमारे पास होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि आपने काम क्या करना है या आपने बिजनेस किस तरह का करना है। तो किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, अगर हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या नीश होनी चाहिए उनकी, किस तरह की चीज़ को वो मार्केट में लेकर आ सकते हैं, देन उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो कितनी है, ऐसे आइडियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं? देखें, अगर हम कम सरमाए वाली बात करें तो उसमें 2-3 तरह की कैटेगरीज हैं। ठीक है। सबसे पहली तो है कि आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट ये ग्लास हो सकता है, कोई मग हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। उसको बनाने के लिए आपको एक सरमाया दरकार होता है, और वो सरमाया जो उसको बनाने के लिए चाहिए वो एक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, दूसरी तरह की चीज़ है कि आप वैल्यू एडिशन पे बिजनेस करते हैं। ठीक है। कि आपने एक चीज़ परचेज़ की, उसमें अपनी वैल्यू ऐड की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कपड़े परचेज़ करते हैं जी मार्केट से, और बड़ा ही रॉ कपड़ा परचेज़ करके फिर उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग करते हैं। हाँ जी। उसको आप तैयार करते हैं, फिनिश
प्रोडक्ट के अंदर, और फिर वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आप मार्केट में सेल करते हैं। एंड थर्ड है आपकी सर्विसेज, कि आपके पास कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ये वाली स्किल्स नहीं भी हैं तो आजकल बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे कि हर बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आजकल लोग कार वॉश का बिज़नेस करते हैं। अच्छा। उन्होंने इक्विपमेंट रखा हुआ है, गाड़ी है, वो जाती है, आप उनको कॉल करें, आपके घर आएंगे, आपकी गाड़ी बेहतरीन वॉश करके वो चले जाएंगे, उसके चार्ज करते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप बाइक पे भी ये सर्विस दे सकते हैं। फिर घरों में डीप क्लीनिंग की सर्विसेज होती हैं, वो भी उससे भी बहुत, तो सर्विसेज है इस थर्ड मॉडल, इसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरमाया भी दरकार नहीं है। और इस तरह के और बहुत सारे, जैसे ख़वातीन के लिए हैं कि वो कुकिंग का काम कर सकती हैं। जैसे स्कूल्स में हमेशा पेरेंट्स को एक शिकायत रहती है कि हमारे बच्चों को अच्छी कैंटीन में अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। आप अच्छा होममेड चीज़ें तैयार करके आप स्कूल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आप बेकिंग का बहुत अच्छा काम है, और इसके लिए भी आपको कोई सरमाया नहीं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक अपना पेज बनाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू करें बेकिंग से रिलेटेड, और आप केक्स बनाएं, डिफरेंट किस्म की चीज़ प्रोडक्ट्स तैयार करें, और उनको फिर आप जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, और वहाँ से आप बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। तो आजकल तो बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं, जैसे फूड पांडा है, जैसे राइडिंग सर्विसेज हैं, हाँ, तो वहाँ से आप लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो डिलीवरी सिस्टम है ये कैसे काम करेगा। तो आई थिंक आजकल तो बहुत सारी सहूलियात हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में। अच्छा। हमारे लोग जो है ना वो थोड़ा एग्जीक्यूशन में डरते हैं और फिर स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। रिस्क नहीं लेते हैं, मुझे लगता है रिस्क टेक, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रिस्क ही होता है ना। हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि ओह हमने अगर रिस्क ले लिया या फर्स्ट स्टेप ले लिया तो हमारा कुछ नुकसान ही हो जाएगा, क्या पता अल्लाह पाक आपका बाजू पकड़ ले। लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। एंटरप्रेन्योर की सबसे जो पहली जो निशानी है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिल्कुल, कि वो कितना बड़ा रिस्क ले सकता है। बट रिस्क बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो जिन चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया है उन चीज़ों में अगर आप कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप ये देखें सबसे पहले कि इसमें हमारा लॉस कितना है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक बेकिंग का काम करते हैं और आप केक्स बनाते हैं, और उसमें आप देखेंगे आपका लॉस क्या है। आपको केक्स बनाने हैं डेली कंसिस्टेंटली, आपको इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना है अपना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आप डेली अपलोड्स करें, टिकटॉक पे डेली अपलोड्स करें, और वो आप फॉर एग्जांपल एक महीने के लिए कंसिस्टेंटली कर लेते हैं, आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो एक महीने में अगर आपका कुछ वेस्टेज भी हो रहा है, वेस्टेज इन अ सेंस कि अगर आपके वो केक्स बिक नहीं रहे, आपको खुद खाने पड़ रहे हैं, आप दोस्तों को गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपका कितना लॉस हो जाएगा। लेकिन जब आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे और यही सोचते रहेंगे मेरे पास टाइम नहीं निकलेगा, मैं ये नहीं कर सकता। जैसे हमारे लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वो बहुत सारे इस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो कोई भी स्किल सीख लें। मैं कहता हूँ कि आजकल फोटोग्राफी, आप कंटेंट क्रिएशन किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस के पास जाएं, उन्हें कहें जी कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, ओके, और मैं आपके बिजनेस को प्रमोट करता हूँ, ठीक है, और इससे उनका बिजनेस ग्रो होगा। अगर आप उनके साथ कोई अच्छी डील क्रैक कर लेते हैं तो आप उनको जितना बिजनेस एक्स्ट्रा उनके रूटीन से एक्स्ट्रा देंगे उसमें आप उनसे शेयर ले सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के आइडियाज़ हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे लोग एक बबल में हैं, और वो बबल है कि जब पैसे आएंगे तब कारोबार करेंगे, ठीक है। तो एक कहावत है कि जब दादा मरेंगे तब बैल बटेंगे। तो वो हम कब तक इंतज़ार करेंगे उस चीज़ का। तो हमें आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना पड़ता है। मैं भी मेरा ताल्लुक भी लाहौर से नहीं है, मैं अच्छा। बाहर एक सिटी से आया था। जब मैं आया था तो ओबियसली हम कुछ भी नहीं थे, तो पैदल सफ़र करते थे। तो वो एक जो जर्नी होती है एक्चुअली में, वो इसी तरह के छोटे छोटे रिस्क लेने के बाद आप वो जर्नी पूरी करते हैं। तो खालिद साहब या खालिद साहब जैसे और भी जो लोग हमें देख रहे हैं जो कहते हैं जी हमारे पास काम नहीं है और हमें काम भी नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा इधर उधर देखें, आपको काम मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो आप बनाने की कोशिश करें, आप उसको काम अपना खुद लेकर जाने की कोशिश करें। जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया है कि आप घर से खाना बना के उस स्पॉट पर बैठ सकते हैं कि जहाँ पे आपको लगे कि इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, वो आके आपसे वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ ही होते
होती हैं जिससे लोग जो है ना महलात तक बना लेते हैं। तो इमरान चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ पर हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पंजाब के हवाले से, लाहौर के हवाले से बात करते हैं और सेहत की सहूलियात के हवाले से। हम लोग यूजुअली बात करते रहते हैं कि जनाब पंजाब में और बिलखसूस लाहौर में जो है ना हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अद्वियात की किल्लत है, टूल्स की किल्लत है, मशीनें ख़राब पड़ी हुई होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि जब से पंजाब हुकूमत एक्टिव हुई है और ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब जब से एक्टिव हुई है, उन्होंने दौरे करने शुरू किए हॉस्पिटल्स के, तो कहीं ना कहीं कदरे बेहतरी आती जा रही है। इसी तरह ड्रैप एक इदारा है जो कि ये सारी चीज़ों को, ड्रग्स को, अद्वियात को, जो भी ये चीज़ें यूज़ होती है ना सेहत के हवाले से, उनको रेगुलेट करता है। तो इस हवाले से हमने बात करनी है कि यूजुअली कहा जाता है कि जनाब अद्वियात बहुत ज़्यादा जो है ना वो महंगी हो रही हैं, या उनका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, एक्सपायरी भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें। और आज हम उसी के मुतालिक बात करेंगे कि ड्रैप इदारा कितना काम कर रहा है, किस तरह काम करता है, किन किन चीज़ों को जो है ना उसने हैंडल करना होता है। तो इस पर हमने बात करनी है। एक तो बिलाल हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद बिलाल है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और हमारे साथ एक्स CEO ड्रैप हैं आसिम रऊफ साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। आसिम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइन। आज़म साहब, हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि आप आएँ हमारे शो में ताकि हम थोड़ी सी ड्रैप के बारे में भी बात कर सकें, बिकॉज़ ये रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर आपको पता है। तो वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करते रहते हैं कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, अद्वियात का मसला है, तो कहीं ना कहीं ड्रैप में भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं जिनको आज हमने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों के नो हाउ के लिए बताएं, ड्रैप करता क्या है? ड्रैप एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो फार्मास्यूटिकल्स को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके हर एस्पेक्ट को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, उसको कंट्रोल करती है। ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इसके फीचर्स ज़्यादा हैं, जबकि जो सेल्स है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स उसको कंट्रोल करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ड्रैप मेनली फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में। पहले इसका स्कोप ड्रैप बनने से पहले ये एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर एक होता था, एक यूनिट होता था, ये फार्मास्यूटिकल्स को कंट्रोल करता था। जबकि अब ये जब ड्रैप बना 2012 में, तो उसके बाद फिर ये बहुत सारी और चीज़ें जैसे कि थेरापेटिक गुड्स में आ जाती हैं, जैसे मेडिकल डिवाइसेस हैं, अल्टरनेट हर्बल मेडिसिन्स हैं, और उसके अलावा कॉस्मेटिक्स हैं, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स। तो ये सब को उसने मॉनिटरिंग इसकी शुरू की है जी। ठीक है कि मतलब ये फार्मास्यूटिकल्स खास तौर पर जो अद्वियात, आपको लेमैन की लैंग्वेज में बता दें, अद्वियात की जो सारी सूरत हाल होती हैं, किस तरह बनना है उसमें, किस तरह सही, वो सारी चीज़ें जो है वो ड्रैप जो है ना उसको रेगुलेट कर रहा होता है, उसको उसकी देखभाल के लिए ड्रैप इदारा बनाया गया है। अब आज जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन का रुझान ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम खुद से ही मेडिकेशन कर लेते हैं, खुद से जी बुखार चढ़ा पैनाडोल खा लो, गला ख़राब हुआ फला मेडिसिन खा लो। तो ये बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, ये सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत ख़तरनाक रुझान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान में एक तो सेल्फ मेडिकेशन का चूँकि दुनिया में जैसे है, पाकिस्तान में उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये और भी ज़्यादा हो जाता है
सिनर्जाइज हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है क्वैक्स की मौजूदगी की वजह से। ओके। यानी एक तो लोग खुद मेडिसिन लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता, फिर उसके अलावा जो क्वैक्स हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं होता वो भी वही रोल प्ले करते हैं जो कि एक बंदा खुद मेडिसिन लेता है। तो खुद मेडिसिन लेना जो है वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन का बायस बनता है। मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी कि उस वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। एंटीबायोटिक्स आप किसी को सर दर्द होता है तो वो फार्मेसी पे जाता है, वो कहता है जी मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए। किसी का थोड़ा सा गला ख़राब होता है, वो कहता है जी मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए। एंटीबायोटिक्स वो एक जिन बनता जा रहा है रेजिस्टेंस के हवाले से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से, कि दुनिया में तकरीबन 1 मिलियन लोग हर साल इससे मर जाते हैं डायरेक्टली। तो पाकिस्तान में चूँकि ये बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इसका इम्पेक्ट डेफिनेटली दुनिया के दूसरे रीजन से ज़्यादा हो जाता है। तो सेल्फ़ मेडिकेशन भले वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के हवाले से हो, एंटीबायोटिक्स के हवाले से हो, पेन किलर्स के हवाले से हो, बुखार की दवाइयों के हवाले से हो, वो ख़तरनाक है। वो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए बल्कि ओवरऑल इम्पैक्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर आता है। आप ये देखिए कि एक बंदा जाता है, उसको अगर बुखार है, वो बुखार की मेडिसिन खुद लेता है जी। और वो कॉम्प्लिकेट कर देता है। जब वो कॉम्प्लिकेट कर देता है, बुखार ठीक नहीं होता, तो वो हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन डालता है, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है, ना सिर्फ उसकी बल्कि हॉस्पिटल की भी। तो जब आप इसको कलेक्टिवली देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। तो ये बिलाल, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बढ़ता जा रहा है, रुझान बढ़ता जा रहा है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। अब जैसे मेरा गला ख़राब है तो मैं चाहूँगी कि जनाब डॉक्टर के पास ना जाऊँ, मैं घर पे ही ना कोई मेडिसिन खा लूँ ताकि मेरा गला सही हो जाए, फ्लू सही हो जाए। अब ये आम प्रैक्टिस है हम सब की, और ओवर द काउंटर ये चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं। हम जाते हैं आराम से जी स्टोर से, जी फ़लाँ हमें ये चीज़ चाहिए, कोई हमसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगता कि जी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया भी है कि नहीं किया। ये भी ड्रैप की ज़िम्मेदारी है कि वो उन लोगों को भी देखे कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है ना हमें प्रोवाइड की जा रही है मेडिकेशंस। देखिए मुनीबा, ये आज का जो टॉपिक है सेल्फ मेडिकेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहा है, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कि पाकिस्तान को कहा जाता है, बल्कि एशिया को, ये एंटीबायोटिक्स की मंडी है। हाँ। एक तरफ पूरी दुनिया उतनी एंटीबायोटिक खाती है और एक तरफ पूरा एशिया, उसमें मोस्टली बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये चूँकि रीजन तो हमारा सारा एक ही है ना, तो ये सारे वही लोग हैं। जिस तरह की सिचुएशन इधर है कि बिला वजह अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक्स है, फ्लू हुआ, हालांकि फ्लू में वायरल डिजीज़ के अंदर एंटीबायोटिक का काम नहीं है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक, गला ख़राब हुआ, हमने खुद से अपनी जो इम्यूनिटी है उसको नहीं हम चेक करते। ये जो सिस्टम होता है वायरली आपकी इम्यूनिटी ही ठीक कर देती है, लेकिन हम यहाँ भी बेदरेक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से फिर जो अगली जो बीमारियाँ, जो रेजिस्टेंस है वो पैदा होती है। अगर मैंने एक एंटीबायोटिक आज खा ली कोई एक ब्रांड की, डॉक्सीसाइक्लिन या अमोक्सीसाइक्लिन या एज़िथ्रोसिन खा ली, तो वो मैंने 2-3 दफ़ा खा ली, अगली दफ़ा जब मैं खाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट, जो उसकी एफिकेसी होगी वो फिर कम होगी। फिर अगर मुझे उसके बाद कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें वो मेडिसिन रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, तो ज़रूरी है देना, तो वो मे भी हो सकता है उतनी स्ट्रेंथ में, उतनी mg में वो जो वो काम ना करें या उसको बढ़ानी पड़ेगी, वो फिर हमें डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो ये बढ़ता हुआ जो रुझान है सेल्फ मेडिकेशन, ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो बीमारियां हैं उनको बढ़ा रहा है, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर आसिम मऊद साहब ने बात की कि कोवैक्स मैं बताऊं, कोवैक्स क्या करते हैं, ये सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, जो मरीज़ होते हैं उनका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए अननेसेसरी जो स्टेरॉइड्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गला ख़राब है ना, आप प्रोफेसर के पास जाएंगे, आप 3000 रुपये फ़ीस देंगे, आपको में भी आराम ना आए, उसकी वजह उसने आपको आपकी बीमारी के मुताबिक अद्वियात देनी है। उसने आपको अननेसेसरी एंटीबायोटिक भी नहीं देनी, स्टीरॉइड्स भी नहीं देना, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा वो आपका करेगा, ठीक है। उसमें आपको टाइम टेकिंग की ज़रूरत होगी, वो आपका थ्रू इम्यूनिटी भी ठीक होगा। कोवैक्स ने क्या करना है,
क्वैक ने कहना जी बंदा मेरे पास आ गया, मैंने इसको इम्प्रेस करना है, ये तो फलां बड़े प्रोफेसर के पास जाता है, वो अभी आपको स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन मोस्टली ये जेंटामाइसिन मिक्स करके लगा के वो करेंगे और ऑनेस्टली आपको 1 से 2 घंटे में आपको आराम आ जाएगा। जी, ऐसे ही और है। आप हमेशा के लिए उसके फ़ैन हो जाएंगे। और लोग इतने रिजिड हैं, हाँ, मैं कि वो मोहल्लों नहीं के लोगों जाते का कहीं और। बताऊं, वो कहते हैं भाई ये डॉक्टर बैठा हाँ, है, वो ये कहते हैं हमारा स्पॉट डिस्पेंसरी वाला तो इतना अच्छा डॉक्टर है। हाँ, अब उसको नहीं पता कि वो लॉन्ग टर्म आपके लिए कितना डेंजरस है, वो उससे आपके इंटरनल जो सिस्टम है वो सारा तो खराब वही हो रहा बात है ना, उनके पास फिर अद्वियात कैसे पहुंचती हैं? कोई रेगुलेट करने वाला है, उनको पकड़ने वाला है? अद्वियात जो पहुंचना है ना, वो तो चूंकि मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो मेडिसिन मिल जाती हैं। ये जो चेक एंड बैलेंस है ना, ये चूँकि फेडरल के हैं ड्रैप, जो प्रोविंशियल इदारा है वो जो मार्केटिंग जो मेडिसिन की जो सेल फरोख्त का जो काम है, ये प्रोविंशियल पंजाब के जो इदारे हैं उन्होंने करते हैं। ये हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, हमारे जो DDHOs होते हैं, तो वो आपको पता है वो माजरत के साथ इनके वो लगा होता है कि हर मंथ जाएंगे लेके, तो वो जो है वो सिस्टम करते हैं। हमारे लाहौर में भी क्वैकरी सिस्टम नहीं ख़त्म हो सकता, क्यों नहीं ख़त्म हो सकता? लाहौर हम कहते हैं इतना एडवांस है, लाहौर में हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया है, तो अभी भी क्वैकरी बैठी है, अभी भी क्वैक्स बैठे हैं, क्वैकरी हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। समटाइम उन दुकानों के नाम शाम चेंज करके सो कॉल्ड डॉक्टर बिठा दिए हैं, लेकिन डॉक्टर होता नहीं, वो जो डिस्पेंसर है वो खुद ही बैठ के अपनी जो प्रैक्टिस है वो चला रहा होता है। 5-6 साल किसी डॉक्टर के साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस करके उसके बाद वो अपना क्लिनिक बना के बैठ जाता था, जी मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें, ये क्वैकरी के ऊपर हमें ज़रा अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए और कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। आसिम साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान में अद्वियात के हवाले से चले किल्लत भी रहती है। हमारे हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं पंजाब में, तो लाहौर में भी बहुत सारी न्यूज़ भी आती है, हम उसको ब्रेक भी करते रहते हैं, बिलाल भी हमें बताते रहते हैं। अब क्वालिटी के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि कितनी क्वालिटी है पाकिस्तान में अद्वियात की, या फिर अगर चले लो क्वालिटी भी है तो उसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? क्वालिटी के हवाले से मैंने बहुत सारी जगहों पे ये बात की है कि पाकिस्तान की जो अद्वियात हैं वो दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक में 55+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती हैं। ओके। और ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है, हर साल पहले से बेहतर फिगर आती है। अभी हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 500 मिलियन के करीब टच कर रहे हैं, जो कि $500 बिलियन US बनता है। ये शुरू हुई थी 200-250 से। अब ये इतनी ज़्यादा मुल्कों को जाना मेडिसिन्स का, ये क्वालिटी के बेहतर होने का मज़र भी है। चले अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। देखिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और कभी भी जो है ना वो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी भी जो है ना अल्लाह पाक जो है ना वो हमारी सुन सकता है। तो हमारे साथ आसिम रऊफ साहब मौजूद थे, बिलाल ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए। और हम ड्रैप के हवाले से बात कर रहे थे, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से हमने बात की है। ब्रेक लेती हूँ मैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ना आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद है कि नौजवानों में हुनर की अहमियत को एक तो उजागर करना और उन्हें हुनरमंद बनाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान आबादी के लिहाज से 195 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर फॉल करता है और पाकिस्तान की 64% आबादी जो है वो 30 बरस से कम के नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 36% जो हिस्सा है ना वो 15 से 29 बरस के नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब जो नौजवान होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं और कुछ कर दिखाने की लगन रखते हैं, मगर वसाइल की कमी की वजह से मुख्तलिफ और भी रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब दुरुस्त सिमत ना होने की वजह से हमारे यहाँ जो 70% स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक की सतह पर ही ड्रॉप हो जाते हैं। और दूसरा ये कि नौजवानों के पास कोई हुनर ना होने की वजह से सिर्फ डिग्री के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं आज के दौर पे। मैं पहले के दौर की बात नहीं करी, आज के दौर की बात कर रही हूँ। तो इसकी वजूहात क्या हैं और आज का जो दिन है यूथ स्किल्स डे, इससे हम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो साथ साथ आप किस तरह के स्किल्स हासिल कर सकते हैं, इस पर हमने बात करनी। अब्दुर्रहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, करियर काउंसलर हैं और उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच मनीबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है अब्दुर्रहमान। एक तो ऑब्वियसली हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, देन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा पॉपुलेशन का हिस्सा है जो कि यूथ पर मुश्तमिल है। हमें क्या करना चाहिए आज के दिन को मनाने के हवाले से और किस तरह इससे हेल्प हमें हो सकती है? बड़ी ज़रूरी चीज़ है और मौजूदा हालात के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये जो वर्ल्ड स्किल्स डे है ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर है और उन्हीं के कहने पर ये दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन बेसिकली एक रिमाइंडर है कि आपको यू हैव टू वॉक 1 माइल अहेड, यू हैव टू वॉक 1 माइल एक्स्ट्रा। आप डिग्री कर रहे हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, ज़रूरी है कि यू नीड टू बी वेरी साउंड इन दैट। आप जो कर रहे हैं आपको वो आना चाहिए। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, उसकी मार्केट डिमांड क्या है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और मुनीबा, जिस तरह से आपने इसकी आइस ब्रेकिंग की है, दैट वाज अमेजिंग कि पाकिस्तान की अगर हम आबादी की बात करें तो ये जो 24 करोड़ 25 करोड़ के लोग के आवाम का ये जो मुल्क है, इसके अंदर मोर देन 4 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जिनकी एज इज बिटवीन 25 टू 30, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसमें से उससे जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि 30% आर अनएम्प्लॉयड। सो 30% इज़ अ वेरी बिग चंक। अगर ये परसेंटेज 5% पे होती, 6% पे होती, 7 पे होती, 10 पे होती, तो हम एक कॉम्प्रोमाइजिंग वे में कह देते कि चलें ठीक है, हो सकता है उन लोगों में कोई मसला हो। इसका मतलब ये है कि अगर 30 to 35% इज़ अ वेरी बिग चंक, ये बनते हैं मोर देन 70 लाख पीपल। तो 70 लाख से 80 लाख जवान जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, उसको आप लिंक करें अपने क्राइम रेट के साथ, उसको आप लिंक करें सुसाइड रेट्स के साथ, उसको आप लिंक करें इंक्रीजिंग एंजाइटी एलिमेंट के अंदर सोसाइटी के साथ। सो दैट इज़ वेरी क्रूशल एलिमेंट। मेरे ख्याल से स्किल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जो आज के दौर में, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, चाहे वो स्कूल टीचर है, चाहे कॉलेज टीचर है, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, चाहे आप रिसर्च करो, आप जिंदगी के किसी भी फेज के अंदर हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आप स्किल सीखें। बिकॉज आज के दौर में मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने आज के दौर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है जी कंप्यूटर साइंसेस पढ़ लें, और कंप्यूटर साइंसेस में सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें। और आज के दौर में जो बच्चा थोड़ी रिसर्च कर लेता है, चैट जीपीटी पे जाके उससे कोई 2-3 सवाल पूछ लेता है, तो उसको पता चलता है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आपने साइबर सिक्योरिटी कर लिया, आपके पास डिग्री भी आ गई, एक वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ले भी ली, और बहरहाल जैसे तैसे करके आपने चीजें याद करके रट्टा लगा के आपने नंबर भी ले लिया। अब आप एक कंपनी में गए हैं जॉब लेने के लिए, उसको आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं। बीएस डिग्री इसलिए आपको कराई गई है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो, आप चीजों में से एक दफा गुजर जरूर जाए। लेकिन जब आप एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, वो आपसे आपका सीजीपीए नहीं पूछेगा, वो ये कहेगा कि हमारे पास ये वेबसाइट है, आप इसके ऊपर 3 लेयर सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, आप इस पे फायरवॉल्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ऑथेंटिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो। अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी साइबर सिक्योरिटी की डिग्री का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इट मींस दैट कि पढ़ने के साथ साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उसकी एग्जीक्यूशन सीखना जो है वो आज के नौजवान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। देखें, कोविड से पहले दुनिया डिफरेंट थी, कोविड के बाद दुनिया डिफरेंट है। ये दुनिया अब 10 से 15 साल आगे जा चुकी है, फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी हैं चीज़ें। और मैं बहरहाल पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाऊँ, और इवन आपके तवज्जुद से भी जब मेरा ऑडियंस इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, मैं इस चीज़ को एंडोर्स करता हूँ और इन्फोर्स करता हूँ और रिक्वेस्टिंग वे में भी अपने ऑडियंस से कहता हूँ कि आप जहाँ पर देखें, ब्लेम ना करें किसी को। बहुत सारे लोग, मैं पढ़ रहा होता हूँ, बाद में कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं जी हमें तो कुछ चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो देखें, आपको सबसे पहले ये देखना है, मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट की बात कर लूँ, मैं एक ऑडियंस में जाऊँ जिसके अंदर 2000 लोग बैठे हैं, मैं अपनी ऑडियंस से नॉर्मली पूछता हूँ, इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं, बैचलर्स डिग्री के। मैं उनसे पूछता हूँ जी हाउ मेनी यू गाइज हैव गॉट स्नैपचैट्स एंड इंस्टाग्राम्स? पूरा हॉल हाथ खड़ा कर लेता है। आई सेड फाइन, ठीक है, वक्त की जरूरत है सारी चीजें। मैं पूछता हूँ आप में से कितने लोग अपवर्क, फाइवर और लिंक्डइन पे 3 से 4 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। ये लिटमस टेस्ट है, ये उस चीज का लिटमस टेस्ट। आप हो ही नहीं वहाँ। एक इंटरनेशनल जॉब, अब कोका कोला की जो जॉब है, जो यूनिलीवर कंपनी है, उनकी जो जॉब्स हैं ये अब लिंक्डइन पे आ रही हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल्स पर आई हैं। वो कहीं किसी बोर्ड पर जॉब एडवर्टाइज नहीं कर रहे, अखबार में वो अब नौकरियां नहीं निकाल, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी, और आप लकीली या अनलकीली उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं है, और फिर आप ये कह रहे हैं काम नहीं।
जब आप इन कंपनीज के HR मैनेजर्स के साथ बैठते हो, वो कहते हैं लोग ही नहीं मिल रहे, राइट स्किल सेट के लोग नहीं मिल रहे। लोग मिल रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं आता। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो व्हाट आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो आपको आते हैं? अब एक बच्चा जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके काम करे, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का नहीं पता। उसको पहले दिन ही वो स्लैक पे बिठा देंगे, उसको पहले दिन ही वो ट्रेलो पे बिठा देंगे, उसको पहले दिन ही वो असाना पे बिठा देंगे, और आपको नहीं आता। एज अ बैचलर स्टूडेंट वी नेचुरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। देखिए, जिसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है ना, मेरी उससे मिनिमम तवक्को ये है कि उसको गाड़ी आती है। मिनिमम तवक्को मेरी उससे ये, एंड दैट इज अ वेरी फेयर डील। एक बच्चा जिसके पास बैचलर्स डिग्री है, मेरी उससे एक बेर मिनिमम तवक्को ये है कि भाई उसको बेसिक टूल्स आते हैं, उसको बेसिक चीज़ों का आइडिया होगा। आपको पता होगा कि वर्डप्रेस पर एक वेबसाइट पे ब्लॉग कैसे ऐड करना है। एक CS के बच्चे को ये पता होगा कि SEO एनालिसिस कैसे करना है, मैंने SEMrush का यूज कैसे करना है, मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल रैंकिंग में कैसे ऊपर लेकर। अब नहीं है ना हमारे बच्चों में, क्या करें फिर? सीखें क्या, कहाँ से सीखें? आप अब जैसे स्टडीज कर रहे हैं, साथ साथ वो डिग्री ले रहे हैं, तो किस तरह के स्किल्स वो सीखें? मुनीबा, मैं सिंपल एक वर्ड बोलता हूँ, इसको गूगल पे लिखें और उसके बाद एक्सक्यूजेस बंद कर दें जी। सिंपल लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने SEO की बात की, मैंने गूगल रैंकिंग की बात की, मैंने वर्डप्रेस एडिटिंग की बात की। राइट डाउन कोर्सेरा फ्री वर्डप्रेस कोर्सेस, ओके। राइट डाउन SEO कोर्सेस, राइट डाउन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेस, आपको मिल जाएंगे और बेशुमार मिल जाएंगे। अब मैं बड़ी इन्फोर्स करता हूँ एक और चीज कि जी, कैनवा हर एक बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो मेडिकल का बच्चा, चाहे वो IT का, चाहे वो इंजीनियरिंग का बच्चा। एक बेसिक डिजाइन आपको आना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट शोकेस कर सको that what you are trying to say, what you are trying to present। अगर आपको कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, देखें, अगर आपकी लाइफ एक खास एल्गोरिदम के साथ चल रही है और आपकी कुछ हैबिट्स हैं, कुछ डे टू डे रूटीन्स हैं आपकी, और आपके कुछ खास आउटकम्स हैं जो आपको लाइफ में आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपको आ रहे हैं, अगर आप इफ यू विल कीप द हैबिट सेम, द रिजल्ट इज गोइंग टू स्टे सेम। देखें, बड़ी बारीक लाइन है, यू कैन नॉट फूल एनीवन। योर ड्रीम इज नॉट योर गोल। Waking up in the morning is not discipline, right? Saying something out is not proper communication. Proper communication is something else, and just speaking is something else. That could be noise as well. You could be shouting as well. Getting up in the morning, हो सकता है आपकी अलार्म से आंख खुल गई, आपके किसी मोबाइल के मैसेज से आंख खुल गई। It's not like that you are a disciplined person. Having a dream कि जी मेरा ये ख्वाब है, doesn't mean that you have got goals. Goals are short term. मुझे इस हफ्ते के आखिर में ये करना है, मुझे इस महीने के आखिर में ये करना है, मेरे इस साल के ये गोल्स हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर कीपिंग योर लाइफ ऑन दीज पैटर्न्स कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती, मुझे इस हफ्ते में ये चीज़ सीखनी है। तो इसलिए ये इस तरह के दिन मनाए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर एक तो शऊर लेकर आया जाए, आगाही लेकर आई जाए कि भाई ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती जा रही। तो आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा था, तो हमने भी कोशिश की कि हम भी अपना पार्ट जो है ना इसमें एक अहम किरदार जो है ना वो प्ले कर सके। तो अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, इसके ऊपर बात किए। और जनाब, चूँकि मानसून का सीज़न है, बारिशें कभी भी बरसना शुरू हो जाती हैं। आज भी कुछ वक्त पहले जो है ना मुख्तलिफ़ इलाकों में लाहौर के बारिश हो रही थी। कभी हल्की बारिश होती है और कभी जल थल एक कर देती है ये बारिश। तो ये सूरत हाल पूरे इस बरसात के मौसम में रहती है। अब ये है कि ये जो पानी जो बरस रहा होता है, जो अब्र रहमत होती है, ये ज़ाया हो रहा है, ये सीवरेज की नज़र हो रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुना तो था कि जनाब जो हमारे जो टैंक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वाटर टैंक्स, वो कहाँ तक पहुँचे और उनका क्या फ़ायदा है, किस तरह स्टोर किया जा सकता है। दूसरा ये कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि अर्बन फ्लडिंग का भी ख़दशा जो है ना वो ज़ाहिर किया जा रहा होता है। हमारे जो इदारे हैं वो हाई अलर्ट जारी कर देते हैं। तो अर्बन फ्लडिंग से हम किस तरह बच सकते हैं, किस तरह के पेशगी इक़दाम हमें करने चाहिए, तो इस पर बात करने के लिए हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। रंधावा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं जी ठीक। रंधावा साहब, ये जो मौसम बना हुआ है बरसात का, बारिश कभी भी बरस जाती है और आपको पता है जल थल एक हो जाता है। लाहौर का भी पिछले दिनों जो बारिश हुई है उसने सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक कर दी थी। तो दूसरी साइड पे अर्बन फ्लडिंग का भी ख़दशा जो है ना वो ज़ाहिर किया जा रहा होता है। तो अर्बन फ्लडिंग के ख़तरे से कैसे बच सकते हैं हम? कोई हमारे पास इसको हल करने के लिए कोई चीज़ें हैं, पैटर्न है हमारे पास? जी मैम, सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने अपने इदारे में
या मुझे मौका दिया कि मैं इजहार ख्याल कर सकूं। अर्ज़ ये है कि फ्लड वाटर जो ये मिटिगेशन है इसका और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये चौली दामन का साथ है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप करते रहें तो आप उसकी फ्लड की जो अर्बन फ्लडिंग की मिटिगेशन है वो कर सकते हैं। अब इसके दो हिस्से हैं अर्बन फ्लडिंग की मिटिगेशन के, एक तो रिस्क मैनेजमेंट है, एक आपने उसके इम्पैक्ट को आपने कम से कम करना है। देखने इम्पैक्ट को, एक रिस्क तो इन्वॉल्व है कि आप प्री रेक्विजिट स्टेप्स कौन से ले रहे हैं बारिश से पहले या तूफ़ान से पहले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे इलाक़ों में आबादियाँ कायम करें कि जो दरियाओं की गुज़रगाह वो ना करें कि जो दरियाओं की नदी नालों की गुज़रगाहें हैं। जैसा कि अभी आपने देख लिया जी जी कि एबटाबाद में लोगों बिल्कुल किनारे पे आबादी कायम की तो वो उसका चैनल क्रॉस सेक्शन कम हो गया, फ्लडिंग आ गई और इस वजह से वो सारी आबादी हुई। इसी तरह हमारे लाहौर में भी बड़ी मिसालें देख लेंगे कि लोगों ने जो इसके सैलाबी पानी के नाले हैं उसमें भी आबादियाँ कायम कर ली हैं और कोशिश करें कि दरिया की गुज़रगाहों के अंदर भी शहर आबाद करें। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ठीक है जी। तो अब विदाउट नेमिंग एनी प्रोजेक्ट मैं ये कहूँगा इन जनरल हमें इस फ्लड की जो इसकी तबाहकारियाँ हैं इससे बचने के लिए जो अव्वली हमारा इक़दाम है वो उस प्लानिंग का वो हिस्सा है कि जिसमें हमें आबादियाँ पानी की गुज़रगाहों में और लो लाइंग एरियाज़ में ये कायम नहीं करनी चाहिए। देखिए ये सारे जो ये गुज़रगाहें हैं, दरिया की गुज़रगाह है, ये भी बारिशी पानी की गुज़रगाह है, फ्लड की गुज़रगाह है। जो इसकी सेम नाले हैं या दूसरे नाले हैं वो भी इनकी गुज़रगाहें हैं और जो आबादियों के लो लाइंग एरियाज़ हैं वो भी उसको स्टोरेज कर सकते हैं। और ये बदकिस्मती है कि हम इन तीनों जो पॉइंट्स है इन तीनों पॉइंट्स में हम अपनी आबादियाँ कायम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए फ्लड जो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट है वो तो स्टार्ट में हमने 100% रिस्क में इन्वॉल्व कर दी इसमें। ठीक है, चलिए रंधावा साहब इधर से ही बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं शाहजेब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो वो पहाड़ी इलाके में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल कैसे आ जाती है? जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सैलाबी और ये वाली सूरत हाल कैसे आ जाती है? जी असल में पानी की गुज़रगाह चाहे वो मैदानी हो चाहे पहाड़ी हो, ठीक है, आप उसकी नेचुरल गुज़रगाह को जब भी आपको रिड्यूस करेंगे या उसके आगे रुकावटें खड़ी करेंगे या पेश की उसके बंदोबस्त नहीं करेंगे तो वो आपको नुकसान भी देगी, रुकावटें भी खड़ेंगी। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो दरियाई या पहाड़ी इलाके की गुज़रगाह है, नाले हैं, आप देखें कि पिछले 20-25 साल में इनकी मैक्सिमम फ्लो क्या था, उसकी कैपेसिटी क्या थी, आप उसको छेड़ें ना। बिल्कुल। अगर आपने छेड़ना है तो आप स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करें कि वो जो ऑप्टिमम लेवल का भी रहा है उसको केटर कर सके और वहाँ से गुजर सके। आप वहाँ से देखें, आप पॉपुलेशन भी आप वहाँ उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उधर, वहाँ आबादियाँ भी बना रहे हैं, वहाँ ब्रिजेस भी नैरो बना रहे हैं और फिर वहाँ से इरेगुलरली आप बोल्डर्स वगैरह भी उठा रहे हैं। तो वो फिर एक डिफाइंड किस्म का चैनल नहीं रहता जिसकी वजह से फ्लडिंग होना शुरू हो जाती है। तो रंधावा साहब, हम लाहौर में बैठे हुए हैं तो लाहौर में भी बारिश होती है, आपको पता है, तो ये बताएं कि क्या यहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हो सकता है और हमें क्या सामना करना पड़ सकता है अर्बन फ्लडिंग का? जी देखें, जो पहला मैंने इक़दाम बताया था कि हमें प्लानिंग से पहले देखना है कि जो रिवर्स के एरियाज़ हैं, जो नालाज हैं और जो लो लाइंग एरिया उनमें आबादियाँ कायम न करें। जब हमने उसके पड़ाव के सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया तो ज़ाहिर है वहाँ जो पानी आता है वो फिर आएगा, वो फ्लडिंग होगी और उसको अर्बन फ्लडिंग। अच्छा, दूसरी जो वजह है, जितनी भी बारिश होती हैं, देखें लाहौर और कराची से 5-6 गुना ज़्यादा ऐसे शहर हैं पूरी दुनिया में जिनमें 6-6, 7-7 गुना ज़्यादा बारिशें होती हैं। अच्छा। लेकिन वो बड़े इत्मीनान से उनको वो टैकल कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी बेसिकली हम डिज़ाइन, देखें अगर हम एक ही स्टेप उठा लें कि अपने घरों का लेवल फिक्स कर दें आबादियों में, अच्छा, अपनी रोड्स का लेवल उससे नीचे रखें, ओके, जो ड्रेन्स हैं उसका भी रिलेटिव लेवल बना दें, डिज़ाइन कर दें, और जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनका लेवल नीचे ले जाएं, ठीक है। ये जो रिस्पेक्टिव जो डिफरेंशियल लेवल्स होंगे ये सारे
अपने लेवल से ग्रेविटी फ्लो के साथ ही ये उनको मिटिगेट कर सकते हैं और फ्लड नहीं आ सकता। मसलन अपने अपने इलाके के अंदर जो भी बारिश है उसको वो कंजर्व कर लें। अगर कंजर्व उससे ज़ायद हो तो फिर आप बाहर फेंक दें, ठीक है जी। अब देखिए कितनी बदकिस्मती है कि हमारी रोड्स के लेवल नीचे जाए जा रहे हैं और हमारी जो घरों की कुर्सियां वो ऊपर जाई जा रही हैं, बिल्कुल, और सारा पानी हमारी रोड्स पे आ रहा है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, अब रोड्स रोड्स पे का आ रहा है तो लेवल, ग्रीन बेल्ट्स का अब लेवल रोड्स भी का लेवल तो ग्रीन बेल्ट्स पे तो आ जाए या एडजॉइनिंग जो आपकी वो फील्ड्स हैं हाँ। या ग्राउंड्स हैं उनमें चला जाए। बदकिस्मती ये है कि हमने दिखावे के लिए कभी एस्थेटिकली लोगों को कितनी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स हैं तो वो हमने उसको ऊंचा कर दिया है। कितनी बदकिस्मती, मैं कहता हूँ हमाकत है हाँ। कि जिसमें पानी चला जाना और उसमें अब्जॉर्ब भी हो जाएगा और वो हमारे एक्वाफर का हिस्सा बन जाए। हाँ। हम उस गुंजाइश को ख़त्म कर रहे हैं, चांस को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारी डिज़ाइनिंग में बेसिक प्रॉब्लम है। शहर की तमाम आबादियों को जो लेवल्स हैं उनको एडहेयर करने पे सख्ती के साथ पाबंद किए जाए। और दूसरी ये बात है कि अगर ज़ायद पानी है बारिश का जो हम इस्तेमाल नहीं वक्ती तौर पे कर सके तो हम सीवेज जो म्यूनसिपल सीवेज है, जो घरों का सीवेज है, उस नेटवर्क से अलहदा कर रहे हैं। सही, हम अलहदा नहीं करते, ठीक है। और वो जो नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। हम जब स्टॉर्म आता है उसी में डाल देते हैं तो उसमें नहीं जाता। पानी ने तो एक कैपेसिटी के अंदर जाना है ना जी, तो वो फिर ओवरफ्लो करता है। अब वो बारिशी पानी जो बरकत वाला पानी है वो गंदे पानी के साथ मिक्स होकर हमारी गलियों में, हमारे घरों में, हमारे बाज़ारों में फिरता है और वो सारी पोल्यूशन फैलती है। इसके लिए लाजम है कि हम अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ज़रूरी है इफ़ेक्टिवली कि हम उसका डिस्पोजल अलहदा रखें। अगर ज़ायद है पहले तो हम इसको इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा वो नेटवर्क उसका चैनल, उसके पाइप, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं कि जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जाएं जहाँ पे वो महफूज हो जाए, फिर उनको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है ना इस्तेमाल में लेकर आया जाए। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो आपके अंडर वो वेल हैं जो बोरवेल जी, आप उनमें डाल दें, वो परकुलेट हो जाएगा। जो ना हो सके आप उसको ग्रेडियंट फ्लो के साथ, लेवल के साथ आप उसको ग्रीन बेल्ट में डाल दें, सही, या चैनल में डाल दें, फिर उसको अलहदा डिस्पोजल करें, रिवर दरिया में कर दें या किसी पॉन्ड में कर दें या किसी स्टोरेज टैंक में कर दें, लेकिन आप सीवेज के साथ शामिल ना करें। अब देखिए लाहौर के अंदर ये तकरीबन 200-250 अरब का ये प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, लेकिन मैं नहीं समझता कि बदकिस्मती है कि हमने इफेक्टिवली रेन वाटर के पाइप क्यों नहीं डाले। हालांकि सारी इनवेरिएबली तमाम स्ट्रीट्स को हमने खोद दिया है और बड़ा अच्छा काम है। सीवरेज का मामला जो है वो बेहतर हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन लोगों का हल हो जाएगा, गुजरगाहें अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका था कि हम साइमल्टेनियसली अगर रेन वाटर के पाइप भी डाल देते तो हम इफेक्टिवली उसको डिस्पोजल कर सकते। मैं अर्ज करूं कि 1 मिनट भी पानी खड़ा रहे किसी स्ट्रक्चर में तो उसकी 1 साल की जो उसकी उम्र कारकर्दगी है, हाँ कारकर्दगी भी और उम्र भी जो है ना वो कम हो जाती है। हमारे साथ हबीबुल हक रंधावा साहब मौजूद है। रंधावा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।